अनोखी वसीयत मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद में सिर्फ बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा आना संभव ना हो सकेगा तो तुम अपने दोस्त रिजवान को फ़ोन करके कह दो। वह एक अच्छा डॉक्टर है जिससे मुझे बहुत सहारा मिलेगा। मेरी हिम्मत खड़े होने की भी नहीं हो रही, कांता जी ने रोते हुए आवाज़ में कहा। माँ, तुम भी गजब करती हो। कितना कहा कि गांव का ज़मीन जायदाद बेचकर मेरे साथ शहर आ जाओ, लेकिन तुम्हें किसी की सुननी ही नहीं है माँ। पर बेटा, तू जानता है पूरा जीवन अपने गांव में बिताया है, अपनों के बीच बिताया है, और तेरे शहर में कोई जान पहचान वाला नहीं, ना बात करने वाला है। एक एक पल पहाड़ों के जैसे बीतता है। यहाँ तो अपने भाई बंधु हैं। अच्छा, मैं रखता हूँ, अभी एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ। जैसे ही फ्री रहूँगा रिजवान को फ़ोन करके कह दूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। माँ, या फिर आप छोटी को फ़ोन करके क्यों नहीं बुला लेते? घर से 2 घंटे की दूरी पर तो रहती है, आकर घर भी संभाल लेगी और आपका भी ख्याल रखेगी। मैं आने की कोशिश ज़रूर करता, पर माँ, आप जानते हो ना, ऑफिस का काम है जिसके कारण मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। आप समझने की कोशिश करिए। नोहन ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा। जितनी देर वह यह सब बातें करने में लगा दिया, उतनी देर में वह रिजवान को फ़ोन करके कह भी देता। रोहन से सलाह लेने के लिए कांता जी ने फ़ोन नहीं किया था, बल्कि वह बस इतना ही चाहती थी कि वह अपने दोस्त को फ़ोन करके कह दे। रोहन को इस बात का डर था कहीं माँ उन्हें अपनी सेवा करवाने के लिए गांव ना बुला ले, जहां वह बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। कांता ने अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे। जिंदगी की पाठशाला में आज उसने यह ज्ञान ले ली कि वह जब तक शरीर ठीक हो तब तक सभी अपने होते हैं। अगर अपना शरीर ठीक ना हो तो कोई भी अपना नहीं होता, चाहे वो अपना बेटा ही क्यों ना हो। ना चाहते हुए कांता ने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया। मम्मी, आपकी हालत ऐसी देखकर मुझे अपनी बेटी होने पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी सासू माँ की इतनी तबीयत खराब है कि मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, और उनकी देखभाल करने के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, एक रास्ता ज़रूर निकाल सकती हूँ। आप यहाँ आ जाइए, जिसमें आपकी भी सेवा कर पाऊँगी और अपनी सासू माँ के भी। पर तुम जानती हो ना, समधन जी का मेरा आना वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगेगा। कांता ने बड़े उदास मन से कहा। आप ऐसा करो ना, भैया जी को फ़ोन लगाकर पूछ लो, हो सकता हो कुछ दिनों के लिए वह आपके पास आ जाए। दोनों बच्चों की विनती करने के बावजूद भी ना में जवाब सुनकर उनकी बची खुची जिंदगी जवाब दे चुकी थी। उनको बुखार ज़्यादा हो गया। बुखार के कारण उन्हें बेहोशी आने लगी। जिंदगी के इस पड़ाव में शायद उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने बुखार को भी गंभीरता से नहीं लिया। मन ही मन कांता सोच रही थी, क्या वह यही बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करने में मैंने अपना कभी सुख नहीं सोचा। 30 वर्ष की थी जब जीवन में मेरे जीवन साथी ने साथ छोड़ दिया। अकेले ही जीवन का संघर्ष लड़ते हुए कांता जी ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। एक बेटा जो बड़ा ऑफिसर बन गया और एक लड़की जो अच्छे घर में हाथ पीले करके गई और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। इस तरह कांता जी ज़्यादा देर ना लगाते हुए कांता जी ने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और वह अकेले ही अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। उनकी बीमारी की खबर मेहरी आशा ने पूरे मोहल्ले भर में बता दी। आशा अपने पति द्वारा छोड़ी गई एक मजबूर स्त्री थी जो घर घर में काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। जल्दी ही आशा ने कांता जी के लिए ब्रश, नहाने के लिए साबुन और जितना वह सोच सकती थी उतना सामान बैग में पैक कर दिया। कांता जी को कितना बुखार हो गया कि वह बुखार के कारण
छटपटा रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस आया वह एम्बुलेंस में चढ़ गई और अपने घर आशा के भरोसे छोड़ गई। अर्धबेहोशी की हालत में एम्बुलेंस में एक कर्मचारी को डॉक्टर रिजवान के बारे में कांता जी ने बताया, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़ा। डॉक्टर रिजवान की वजह से उनको चिकित्सा परामर्श मिला। खून का रिपोर्ट आने से पता चला कि कांता जी को डेंगू है, जिसके कारण उनके शरीर में प्लेटलेट्स काउंट कम हो रही है। डॉक्टर रिजवान को पता था कि कांता जी अकेली रहती है, इसलिए उन्होंने हिदायत दी कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती यहीं हॉस्पिटल में रहिए। रोज कांता घर से खाना बनाकर लाती और बाजार से आते हुए फल लाती। पड़ोसी भी उनकी खबर लेने के लिए आती। धीरे धीरे कांता सभी के प्यार से ठीक होने लगी। दुख तो उन्हें सिर्फ इस बात का था कि दोनों बच्चों के होने पर जिन्हें वह खुद फ़ोन करके अपनी हालत बताई थी कि मैं बीमार हूँ, वह बच्चे खबर लेने नहीं आए। आज पूरे 2 दिन हो गए। जो खून के रिश्ते थे वह इस तरह पराये हो जाएंगे, इस तरह कांता जी ने कभी नहीं सोचा था। और जो पराये थे वह एक एक करके उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। वह आशा जी के प्यार सादगी से की गई देखभाल से कांता जी ने मन में एक निर्णय ले लिया। आज पूरे 2 दिन बाद शाम को रोहन का फ़ोन आया। लापरवाही वाले अंदाजे में कांता जी से पूछा कि आप ठीक हो ना? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं रिजवान को फ़ोन नहीं कर सका। यहाँ पर तो सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है मुझे। माँ, हाँ बेटा, सच कह रहा है तू। जिसने तुझे सांस दी, अब उसकी सांसों की रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मैं ठीक हूँ, तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रहे। इतना कहते हुए दुखी मन से कांता जी ने फ़ोन रख दिया। आज पूरे 8 दिन बाद कांता जी अस्पताल से घर आई। आशा ने पूरे घर को करीने से साफ करके रखा था। यह देखकर कांता जी की आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। आज उन्होंने जीवन की पाठशाला में एक नया शब्द इंसानियत सीखा, जिसके गुरु आशा थी, जो बेगाने होते हुए भी अपने से बढ़कर थी। आज गांव की पूरी जमीन जायदाद कांता जी ने अपनी वसीयत में आशा के नाम लिख दिया। अपनी बेटी और बेटे को भी फ़ोन करके कांता जी ने यह खबर दे दी। माँ के द्वारा उठाए गए इतने बड़े कदम के बारे में छोटी बेटी और बेटे ने बिल्कुल आशा नहीं की थी। कांता जी ने जो सोचा था, अगले ही दिन दोनों बच्चे गांव आ गए। आपकी इतनी बड़े कदम उठाने की वजह जान सकता हूँ? अधिकारपूर्वक रोहन ने पूछा। माँ, क्या मैं मर गई हूँ जो आपने सब कुछ आशा के नाम लिख दिया? छोटी बेटी ने भी पूछा। कांता जी बिन बिचलाती हुए अपने बेटे और बेटी की ओर मुखावित होते हुए बोली, मैं हार्ड मांस की बनी हुई इंसान हूँ, जो इंसानियत की परख मुझे अच्छी तरह से आती है। जब तुम्हारे पापा मुझे छोड़ कर गए थे तब मेरी इतनी उम्र थी कि मैं अपना संसार बसा सकती थी, अपनी खुशियाँ देख सकती थी, लेकिन मैंने अपनी सारी खुशियाँ, सुख सुविधा को अनदेखा कर तुम दोनों की परवरिश करने में अपनी इच्छाओं की आहुति दे दी। तुम दोनों की आँखों पर सुखों की इतनी गहरी धुंध आ गई कि अपनी माँ के प्रति कोई कर्तव्य और दायित्व नहीं रहा। जब मेरी तबीयत खराब हो गई, मैंने तुम दोनों को फ़ोन करके अपनी खबर भी दी और पूरे 8 दिन बाद हॉस्पिटल में डेंगू होने की वजह से मैं ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, पर तुम दोनों में से किसी ने मेरी एक बार खबर लेने की सोची नहीं। अरे छोटी, जो तुम इतना दम भर रही हो ना, वह वसीयत की खबर सुनकर एक पैरे से दौड़ी आ गई। उस समय तो एक बार फ़ोन करके मेरी खबर नहीं ली। चलो माना तुम सास की सेवा में व्यस्त थी, पर दामाद जी को तो भेज सकती थी ना मेरी खबर लेने के लिए। कम से कम फ़ोन करके मेरी खबर तो ले सकती थी ना। जब तक अस्पताल में रही तुम दोनों को एक बार भी फ़ोन नहीं आया। कभी सोचा नहीं कि क्या गाज गिर रही होगी तुम दोनों के इस उपेक्षित व्यवहार से। शायद तुम दोनों की नज़रों में मेरा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। मुझे अच्छी तरह से अनुभव हो गया है ये बात।
ऐसे कठिन समय में आशा मेरा सहारा बनी। वह मेरे दुखों में साथ खड़ी हुई, मेरा मनोबल बढ़ाया उसने, दिन रात करके मेरी सेवा की, इसलिए वह उत्तराधिकारी बनती है। कहते हैं ना, जो सेवा करेगा उसी को मेवा मिलेगा। तुम दोनों को बाद में परेशानी ना हो इसलिए मैं वकील से कागजात बनवा ली हूँ और आज से तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। रोहन और छोटी दोनों ही शर्मिंदा हो गए। उन दोनों को पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था। वो अपराध के बोझ में गिर गए। सच में उन्होंने अपने सुखों के पलों के लिए अपनी माँ को बुढ़ापे और कष्ट को उपेक्षित कर दिया। सच में माँ, आपने आज हमारी गलती का एहसास करा दिया, आज हमारी आंखें खोल दी, जिंदगी के एक बड़े सत्य से रूबरू करा दिया। माता पिता अपनी संतान को जन्म देकर सभी कष्ट सहकर उनको अपने जीवन में लाते हैं। अगर वही संतान अपने माता पिता को उपोषित करे तो माता पिता के लिए सबसे बड़ा कष्टदायी पल होता है। बेशक आपने जायदाद से बेदखल किया है, अपनी सेवा से बेदखल ना करना माँ। जब जब मुझे समय मिलेगा मैं दौड़कर आपके आंचल की छाँव के तले आ जाया करूँगा। हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ यह बड़ी समस्या है। जहाँ वह अपनी जड़ और ज़मीन से उखड़कर दूसरी जगह बस नहीं पाते, वहीं दूसरी ओर उनके संतान का उपेक्षित व्यवहार उनको दुखी कर जाता है। कांता जी इतना ही चाहती थी कि वह उनके बच्चे उनको फ़ोन कर कर खबर लेते रहे, लेकिन शायद जीवन की व्यवस्थाओं में उनके बच्चे के पास इतना समय नहीं था अपनी माँ के लिए।